ईवीएम से जीत कर आएंगे, संविधान बदलेंगे, ऐसा करेंगे तो देश में आग लग जाएगी। कांग्रेस के सिर के ऊपर भूत सवार। आपने अंपायर अपने खुद बनाए हैं, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की बात हो रही है, वो दबाव में वो है। लोग कह रहे हैं आपने प्लेयर्स खरीद लिए, ये वो लोग अरेस्ट कर दिए हमारे कैप्टन। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया। मोदी की गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिंपल। पर जो खाते हैं उनको पार्टी में ले लूंगा। भूरी भूरी प्रशंसा करते थे, उसने दल बदल दिया तो वो सबसे बड़ा गद्दार बन गया। दल बदलुओं की सदस्यता हम खत्म करने का कानून बना देंगे, उसके बाद कोई दल ही नहीं बदल पाएगा। अरे भाई, अभी भी तो है कानून। आजकल सारे के सारे इतने सारे नेता सिंधिया जी एक साथ कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ऐसा लगता है लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक। वो इसलिए इसीलिए कह रहे हैं राहुल गांधी धोनी की तरह हैं, ये कांग्रेस को फिनिश करके ही मानेंगे। कांग्रेस का काम समाप्त हो गया। मुंगेरी लाल के हसीन सपने। क्या बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ने का कोई प्रेशर भी है क्या? बैक बेंचर कहते हैं। यही कठिनाई है। जो मुझे करना था, जो मुझे करके दिखाना था, वो मैंने कर लिया। तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। आज न्यूज़ 24 क्यों चलती है? न्यूज़ 24 चलती है अपने ब्रांड के नाम पर। वो ब्रांड क्यों है? वो ब्रांड इसलिए है क्योंकि आप जैसे लोग उस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। जिंदगी दी है। अगर कांग्रेस कहती है कि आपको हमने ये दिया, आपने वो दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी अपनी जिंदगी के 17 साल आपको दिए। आपने राहुल गांधी को चोट पहुंचाई। प्रियंका गांधी ने हाइट तक पर कमेंट कर दिया। क्योंकि हाइट पर अब वो इतना पर्सनल कमेंट पर वो उनका दायित्व है। क्या पीएम मटेरियल थे सिंधिया जी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चाहते थे या नहीं चाहते थे, आपको क्या लगता है 2001 में वो तारीख आपको याद आती है और उसके बाद का जो समय था? मैं वो तारीख याद करने की कोशिश नहीं करता। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू ज्योतिरादित्य सिंधिया का। कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य, लेकिन एक बार फिर लोकसभा के जरिए घर वापसी कर रहे हैं। बहुत स्वागत आपका सिंधिया जी, कैसे हैं आप? गुड टू सी यू। आपको देख के आपको कि आपने अपने शो पर मुझे आमंत्रित किया। लास्ट टाइम आपसे चौपर में बात हुई थी, उसके बाद से मैं इंतजार कर रहा था कि कब मिलूं आपसे, और एक आपने बुलाया, हम हाजिर हो गए। आपको देख के अंदर से एकदम रिफ्रेश्ड फील होता है मुझे। हमेशा फुल ऑफ एनर्जी आप रहते हैं। दैट्स वन ऑफ योर क्वालिटीज, आई मस्ट से। मैं बाकी बातों पर बाद में आऊँगा क्योंकि अब चुनावी मौसम है। आप 400 पार का नारा दे रहे हैं, जबकि आपके विरोधी राहुल गांधी कह रहे हैं ये फिक्स्ड मैच है, मोदी जी ईवीएम से जीत कर आएंगे, संविधान बदलेंगे, ऐसा करेंगे तो देश में आग लग जाएगी। आपका जवाब क्या है? देखिए, कुछ लोग और कुछ शक्तियां इस देश में ना अपने आप को बढ़ाना चाहती हैं, शायद अपनी सीमाएं स्वतः समझती हैं, और इसलिए न किसी और को और न देश को बढ़ने में उनकी दिलचस्पी है। जिस देश में पिछले एक दशक में एक पूर्ण बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लाया गया है, चाहे वो अधोसंरचना का विषय हो, चाहे वो गरीबों के उत्थान का विषय हो, चाहे किसानों का विषय हो, और भारत का परचम पूरे विश्व में लहराया है। कोरोना काल जैसे मुश्किल समय में एक एक भारतीय का जान बचाने का कार्य हुआ है। उसको नकारते हुए ये जो कांग्रेस के सिर के ऊपर भूत सवार है, वो पूरे देश के ऊपर सवार करने की ये कोशिश करते हैं। जो उनके मन में एक स्वतः का भय है कि हम हार तो रहे हैं, और पहले से ही फील्ड पे आने के पहले ही कह दें कि आप ईवीएम से जीतेंगे, आप जीतने के बाद ये करेंगे। जिस प्रधानमंत्री जी ने इस देश में पहली बार एक पार्टी और एक परिवार के अलावा देश के खोए हुए, इतिहास में लुप्त हमारे देश के नवरत्नों को मान और सम्मान दिया है, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे एक एक व्यक्ति हो, और उसके साथ भारत की अस्मिता और भारत की आध्यात्मिक शक्ति को विश्व पटल पर जागरूक किया है। आज उस प्रधानमंत्री और उस सरकार के बारे में
ऐसे आक्षेप करना, ये उनकी नकारात्मक सोच का ही एक बेहतरीन उदाहरण है। आप कह रहे हैं मैदान पर आने से पहले, वो कह रहे हैं कैसे मैदान पर आए, आपने अंपायर अपने खुद बनाए हैं, मतलब इलेक्शन कमिश्नर्स की बात हो रही है, वो दबाव में वो है। लोग कह रहे हैं, आपने प्लेयर्स खरीद लिए, ये वो लोग अरेस्ट कर दिए हमारे कैप्टन। ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाया, जिन्होंने प्रधानमंत्री आंध्र प्रदेश में लैंड करने के पहले मुख्यमंत्री हटा दिया, जिन्होंने देश में असंवैधानिक तौर पर 15 सरकारें हटाई हैं, और जिन लोगों ने गलत काम किया हो उनको जेल के सलाखों के पीछे रहना ही चाहिए। मोदी की गारंटी है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, सिंपल। पर जो खाते हैं उनको पार्टी में ले लूंगा। कांग्रेस पार्टी वॉशिंग मशीन दिखाती है, कहती है देखिए ये नाम डालते हैं जिनको पहले भ्रष्टाचारी बोलते थे, उधर से निकालते हैं अपनी पार्टी में। जो व्यक्ति अपने स्वतः इच्छा शक्ति के साथ आपके पार्टी को ज्वाइन करना चाहता है उसकी कोई कठिनाई नहीं है, पर कोई व्यक्ति मेरे पार्टी में ज्वाइन करना चाहता है, भारतीय जनता पार्टी में आना चाहता है, उसकी आपको बड़ी कठिनाई है। और जिस व्यक्ति का आप भूरी भूरी प्रशंसा करते थे उसने दल बदल दिया तो वो सबसे बड़ा गद्दार बन गया। मतलब आपका चरित्र भी बिल्कुल वोल्ड फेस हो जाता है। वो कह रहे हैं 2004 याद करिए, शाइनिंग इंडिया, तब भी ऐसा ही हुआ था ना, आप कह रहे थे जीत रहे हैं, और क्या हुआ? देखिए, शाइनिंग इंडिया हो, एक्स इंडिया हो, वाई इंडिया हो, आज इंडिया विश्व पटल पर नक्षत्र के रूप में उभर रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। और जो ये बात कर रहे हैं, मैंने विधानसभा के चुनाव में भी कहा था, उन्होंने कहा था 300% मध्य प्रदेश में सरकार आ रही है, 400% छत्तीसगढ़ में सरकार आ रही है, राजस्थान में भी शायद हमारी सरकार आ जाए। जनता ने दिखा दिया ना उनको। मैं दोबारा उनको विनम्रपूर्वक कह रहा हूं, विनम्रपूर्वक हाथ जोड़ के, कृपा करके आप 4 जून तक इंतजार कर लीजिए। दूध का दूध और पानी का पानी आपके समक्ष हो जाएगा। उन्होंने तो लंबी चौड़ी योजना रख दी है, मैनिफेस्टो में कहा है अगर हमारी सरकार आएगी। अरे कौन से चुनाव में लंबी चौड़ी मैनिफेस्टो नहीं रखी? कह रहे हैं दल बदलुओं की सदस्यता हम खत्म करने का कानून बना देंगे, उसके बाद कोई दल ही नहीं बदल पाएगा। अरे भाई, अभी भी तो है कानून। अगर आप अपना दल बदलते हैं तो आपको जनता के अदालत में जाना पड़ता है दोबारा। पुराने जमाने में आप दल बदल के सुरक्षित रहते थे, वो कानून बदल गया। अब आपको जनता की अदालत में जाना पड़ेगा, और जनता की अदालत में उनका जनता का विश्वास जीत के ही वापस आना पड़ेगा। ये तो कांग्रेस के जमाने में था, वो जब आप कुछ भी कर सकते थे। वो शायद महाराष्ट्र की तरफ इशारा कर रहे थे, जहां आपने 2 पार्टियां तोड़ दी, एनसीपी भी तोड़ दी, शिवसेना भी तोड़ दी। अरे भाई, किसी ने कोई पार्टी तोड़ी नहीं है। अगर आप अपने स्वेच्छा से हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो हम क्या कहें आपको? हमारा दरवाजा बंद है आपके लिए, मत आइए। क्यों नहीं आए आप? जो भ्रष्टाचारी जिनको पहले कहते थे उन्हें क्यों ले रहे हैं? उन्हें तो कम से कम मना कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वेच्छा से आना चाहता है, कानून अपनी प्रक्रिया लेती है, कानून अपनी प्रक्रिया करती है। ओके, आप अपनी स्वेच्छा से अगर इस दल से उस दल से जाना चाहते हैं, वो प्रक्रिया तो चलती रहेगी, और कानून की प्रक्रिया, कानून की एजेंसी जो भी निर्णय लेगी वो सर माथे है। राहुल जी कहते हैं लेकिन हमारी सरकार आएगी तो इन सब के हम केस दोबारा खोल देंगे जो बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं, क्योंकि वो उनकी वॉशिंग मशीन में धुल गए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने, जब उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया, जब वे आएंगे ना, हाँ, तो उसके लिए हम 4 जून तक इंतजार करें। वो कह रहे हैं आखिरी चुनाव है देश में, इसके बाद चुनाव नहीं होने वाला, तानाशाही आने वाली है। शायद उनको आपातकाल की याद दिलानी पड़ेगी हमको। वो ये भी कह रहे हैं सीबीआई ईडी जितनी दादागिरी अभी करना चाहें कर लें, ये राहुल की गारंटी है जब हमारी सरकार आएगी तो कार्रवाई होगी। शायद ये इनकी सोच है कि सीबीआई और ईडी 65 वर्ष जिस तरीके से उन्होंने चलाया था, वैसे ही अगर मगर जब तब उनकी सरकार होगी तब वैसे ही उनको कंट्रोल करेंगे। संविधान को तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है।
प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वे स्वतंत्र हैं, कार्रवाई होती है, और कार्रवाई में अगर आप निर्दोष हैं तो निर्दोष हैं, अगर आप गुनाहगार हैं तो गुनाहगार हैं। आजकल सारे के सारे इतने सारे नेता सिंधिया जी एक साथ कांग्रेस छोड़ के क्यों जा रहे हैं? ऐसा लगता है लाइन लगी हुई है, एक के बाद एक। वो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं गुप्ता जी, वो इसलिए है क्योंकि आज कांग्रेस में आइडियोलॉजी, विचारधारा समाप्त है, असूल समाप्त है, सिद्धांत समाप्त है, कोटरी संपूर्ण रूप से जीवित है। जिस संगठन में आप पॉलिटिकल पार्टी, गुप्ता जी आप भूल जाइए, विश्व में कोई भी संगठन हो, चाहे वो कंपनी हो, पार्टी हो, समाज सेवी संस्था हो, अगर वहाँ टैलेंट का एक्विजिशन की स्ट्रैटेजी ना हो, टैलेंट का रिटेंशन की स्ट्रैटेजी ना हो, टैलेंट का पूर्ण रूप से स्वस्थ और नई विचारधारा रखने की स्ट्रैटेजी ना हो, वो संस्था समाप्त है। राजनाथ सिंह इसीलिए कह रहे हैं, और वही स्थिति आज कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है। राजनाथ सिंह इसीलिए कह रहे हैं राहुल गांधी धोनी की तरह हैं, ये कांग्रेस को फिनिश करके ही मानेंगे। राजनाथ सिंह जी, देखिए मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता, मैं केवल कहना चाहता हूं कि देश के राष्ट्रपिता बापू ने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस को बोरी बिस्तर बांध के घर बैठ जाना चाहिए। कांग्रेस का काम समाप्त हो चुका, और मैं कहना चाहता हूं हम सब उनके अनुयायी हैं, हम सब उनके भक्त हैं, पर उनका दूर दृष्टिकोण देखो, वो सही कहते थे। आपने अभी 2 दिन पहले कहा मैंने सरकार इसलिए गिराई क्योंकि अगर नहीं गिराता मध्य प्रदेश में कांग्रेस की, कमलनाथ की, तो लाडली बहनों के पैसे, किसान निधि के पैसे, आवास के पैसे छोटा भाई और मोटा भाई की जेबों में चले जाते। नहीं, मैं कभी ये शब्दों का इस्तेमाल मैंने कभी, मतलब कमलनाथ सिंह और दिग्विजय, मैंने कभी छोटा भाई और मोटा भाई का, फिर क्या कहा था आपने? मैंने कहा जोड़ी। हाँ, बड़े भाई और छोटे भाई। अच्छा, बड़ा भाई छोटा भाई, बड़े भाई और छोटे भाई। क्या मतलब था उसका? छोटा भाई और मोटा भाई। मैं जो भी कहता हूं मैं सम्मान पूर्वक कहता हूं। ओके, बड़े भाई और छोटे भाई। तो बड़ा भाई कौन था? दिग्विजय जी या कमलनाथ जी? नहीं, बड़े भाई कमलनाथ जी। छोटे भाई दिग्विजय सिंह जी। उनकी जेबों में पैसे चले जाते का क्या मतलब? पूर्ण सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी, इसमें कोई दो राय नहीं। बाएं दाएं, अब ये पुरानी कहानी होगी, मैं अतीत में नहीं जाना चाहता, क्योंकि जनता ने भी अपना पूर्ण रूप से अपना ठकाठक स्टैंप दे दिया है। पहले उपचुनाव में 2020 में, और उसके बाद विधानसभा के चुनाव में 2023 में, जब बड़े छाती तान के कहते थे कि 100% कांग्रेस की सरकार आ रही है, ग्वालियर चंबल में केवल 3 सीट मिलेंगे बीजेपी को, सुपड़ा साफ हो गया कांग्रेस का। और जनता को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने विश्वास जताया। आप एक बार फिर से गुना से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको घर वापसी जैसा एहसास हो रहा है? क्योंकि आप राज्यसभा चले गए थे 19 का चुनाव हारने के बाद, अब आप गुना से दोबारा लोकसभा के जरिए जा रहे हैं संसद में। देखिए, मैं 2-3 बातें कहना चाहता हूं जी। पहले तो प्रजातंत्र में हार और जीत दोनों को पूर्ण रूप से दिल में समाने की क्षमता प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को रखना चाहिए। जितनी तेजी और गर्मजोशी से जीत को हम लिपटते हैं, हार को भी उतनी हमदर्दी से और ह्यूमिलिटी से, सद्भावना से हमें अपने अंतरात्मा में लेना चाहिए। और ये हर एक के जीवन में आया है, कभी हम हारते हैं, कभी हम जीतते हैं। जरूर मुझ में कुछ कमियां रही होंगी कि 4 बार जीतने के बाद मुझे हार का सामना करना पड़ा। ये किसी के ऊपर आक्षेप आप नहीं लगा सकते। किसी के ऊपर आक्षेप लगाते हो तो अपने आप के ऊपर ही लगा सकते हो, क्योंकि आपकी कमी रही होगी। उत्सुकता से दोबारा जनता का आशीर्वाद जीतने के लिए मैं युद्ध के मैदान में आज खड़ा हूँ, और मैं पूर्ण हाथ जोड़कर, मेरी यही एक आशा अभिलाषा है कि मुझे जनता का आशीर्वाद इस चुनाव में जरूर मिलेगा। क्या बीजेपी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ने का कोई प्रेशर भी है क्या? नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये मेरे लिए एक
दूसरों से एक अलग अनुभव है। और मैं आपको बताऊं, भारतीय जनता पार्टी मेरे लिए सदैव एक परिवार रहा है। मेरी दादी ने अपनी राजनीति कांग्रेस से शुरू की। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना उन्होंने की। भारतीय जनता पार्टी की संस्थापक में से एक वो थी। मेरे पूज्य पिताजी ने जनसंघ से अपनी राजनीति शुरू की। तो मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी मेरे बचपन से मेरे घर के वातावरण में सदैव रहा है। तो मेरे लिए कोई ऐसा नया एहसास नहीं है। अलग पार्टी अलग। और कांग्रेस में भी रहते हुए मेरे दादी ने, आजी अम्मा ने, मेरे पूज्य पिताजी ने सदैव सभी के साथ संबंध बनाए रखे थे। और 17 साल मैं कांग्रेस का सांसद था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जनसेवकों के साथ भी मेरा संबंध रहा है। तो मेरे लिए कोई अलग नई, अगर मैं समाजवादी पार्टी में जाता या मैं डीएमके में जाता या मैं शिवसेना में जाता तो या टीएमसी में जाता तो जरूर जो आप तब बदलाव होता, तो बदलाव होता। पर मेरे लिए ये तो एक तरीके से सदैव घर रहा है। एमपी की सारी सीटें बीजेपी नहीं जीत पाती है, एक छिंदवाड़ा में जाकर वो फंस जाती है। हालांकि पिछली बार कुछ हुआ था अलग, इस बार आपको लगता है कि नकुलनाथ अपनी सीट को बचा पाएंगे? आप देखिएगा 29 के 29 सीटों में भारतीय जनता पार्टी का परचम इस बार लहराएगा। कमलनाथ और नकुलनाथ के बीजेपी में आने की खूब चर्चा हुई थी सिंधिया जी, आपको याद होगा। जब आपने सुना मीडिया में चल रहा है, और कमलनाथ जी भी मीडिया के सामने बस ये कहकर निकल जाते थे, हाँ कुछ होगा तो बता देंगे, डिनाई नहीं किया था उन्होंने भी, और नकुलनाथ ने तो कुछ कहा ही नहीं था। तो जब पहली बार सुना तो आपको क्या लगा? मुझे लगने न लगने से क्या फर्क है भाई, यही तो कठिनाई है जिंदगी में गुप्ता जी। सदैव आपको अपनी लकीर खींचनी है, दूसरों को अपना निर्णय लेने दो। जिंदगी में आप अगर इसी मंडल में आप अटक जाओ कि गुप्ता जी क्या कर रहे हैं, फलाना व्यक्ति क्या कर रहा है, ढिमके व्यक्ति क्या कर रहा है, आप अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हो। आपको सकारात्मक तौर से अपनी जिंदगी जीनी है। अगर वो आते हैं, पार्टी स्वीकार करती है, आपको स्वीकार है, कोई कठिनाई नहीं है। मेरे साथ जो उनका अनुभव था 2020 और 2023 के बाद, वो विषय समाप्त हो गया है। जो मुझे करना था, जो मुझे करके दिखाना था, वो मैंने कर लिया। अब वो विषय मेरे लिए समाप्त है। मैं अपने दिल में उनके प्रति या राजा साहब दिग्विजय सिंह जी के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं रखता। मुझे अपनी जिंदगी आगे ले जानी है। किसी और को आप प्रति आप दुर्भावना रखो, किसी और के प्रति आप द्वेष भावना रखो, उससे आपकी जिंदगी में आपको लाभ नहीं मिलने वाला। मेरी सोच थोड़ी आध्यात्मिक सोच है। भगवान ने आपको सीमित समय दिया है इस पृथ्वी पर, उसका सदुपयोग करो। आप दूसरों के बारे में गलत सोचना, उनको द्वेष भावना रखने से आप अपना समय का ठीक इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। पर राहुल गांधी खुलकर कहते हैं कि आप अगर कांग्रेस में रहते, आप सीएम जरूर बनते। बीजेपी ने आपको बैक बेंचर बना दिया। भाई यही कठिनाई है, बैक बेंचर कहते हैं। यही कठिनाई है। जिंदगी में मेरा लक्ष्य और मेरी सोच फ्रंट बेंच, बैक बेंच, मिड बेंच, मिडफील्डर, ओपनर, स्ट्राइकर, 11 नंबर, मेरी रुचि यहां नहीं है। मेरी रुचि, मैं स्पष्ट बता दूं, मेरी रुचि राजनीति नहीं है, मेरी रुचि जनसेवा है। मेरे पूज्य पिताजी सदैव कहते थे, जिंदगी में लक्ष्य राजनीति नहीं होनी चाहिए, जिंदगी में लक्ष्य जनसेवा होना चाहिए, और राजनीति केवल एक माध्यम होनी चाहिए उस लक्ष्य की पूर्ति करने के लिए। तो मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, कुर्सी महत्वपूर्ण नहीं है। विकास, हाँ, इसके लिए मैं कोई भी कुर्बानी। तो वो आरोप गलत है कि आप सीएम बनना चाहते थे? बिल्कुल नहीं। मुझे जब कांग्रेस पार्टी ने उस समय कहा था कि हमने चर्चा कर ली और हम गुप्ता जी को सीएम बना रहे हैं, मैंने 1 सेकंड के अंदर कहा ठीक है, मुझे कोई कठिनाई नहीं, मैं जाके नाम अनाउंस करूंगा। और ये आप उनसे ही पूछ लीजिए। मुझे कुर्सी का मेरी कोई रुचि नहीं थी। कांग्रेस के नेता कहते हैं फिर उनको हमने यूपी भी भेजा, हमने उनको, देखिए भाई कितना कुछ दिया हमने। आपका बहुत यही कांग्रेस की बैंकरप्सी दिखाती है। याद रखो आप गुप्ता जी, न्यूज़ 24
कि आप, मैं कहूँ कार्यकर्ता नहीं लेकिन एक सेनापति हो। आज न्यूज़ 24 क्यों चलती है? न्यूज़ 24 चलती है अपने ब्रांड के नाम पर। वो ब्रांड क्यों है? वो ब्रांड इसलिए है क्योंकि आप जैसे लोग उस ब्रांड के साथ जुड़े हुए हो। एक संस्था उतनी ही जीवित रहती है जितनी उस संस्था के मानव संसाधन सशक्त हों। कांग्रेस की बैंकरप्सी यही है कि मैंने आपको दिया, ये दिया, मैंने आपको वो दिया, मैंने आपको वो दिया। आप कोई चिटफंड साइन करने वाले अथॉरिटी हो क्या? इन सैकड़ों लाखों कार्यकर्ताओं ने भी कांग्रेस के लिए बहुत किया है, जिंदगी दी है। अगर कांग्रेस कहती है कि आपको हमने ये दिया, आपने वो दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने भी अपनी जिंदगी के 17 साल आपको दिए हैं, ये मत भूलिएगा। कुछ नेता ये भी कहते हैं सिंधिया जी, कुछ नेता ये भी कहते हैं आपने राहुल गांधी को चोट पहुंचाई, और इसलिए पहुंचाई क्योंकि राहुल गांधी ने खुद कहा ही वॉज द ओनली वन हु कुड वॉक इन टू माई हाउस। मेरा दोस्त था, मैंने उस पर इतना भरोसा किया, और आपने उनकी पीठ में खंजर भोंका। ये भी कहते हैं राहुल गांधी इसीलिए कभी भी आप पर डायरेक्ट अटैक आज तक नहीं करते। सिर्फ एक वो अदानी वाला ट्वीट छोड़ दीजिए। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अब मैं ज़्यादा अतीत में अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहता, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा गुप्ता जी, मैं अपनी ज़िंदगी में अपना वर्तमान और भविष्य के बारे में सकारात्मक तौर पर लगता हूँ। ओके, ठीक है। मैंने कांग्रेस, क्षमा चाहता हूँ मैं, पर आपने थोड़ा होमवर्क ठीक से किया नहीं। मैंने कांग्रेस छोड़ी क्यों? मैंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ। कोई भी व्यक्ति अपने मान सम्मान और स्वाभिमान के साथ कभी भी समझौता नहीं कर सकता। आप व्यक्ति को कुर्सी मत दो, कुछ मत दो, पर मुझे कहा गया सड़क पे आ जाओ। प्रधानमंत्री जी का इतना सशक्त नेतृत्व, देश को आगे बढ़ाने की सोच, इधर बैंकरप्सी, तो प्रधानमंत्री के प्रति भी मेरा आकर्षण, उनके नेतृत्व में काम करने की मेरी एक मंशा, और दूसरे तरफ ये असम्मान, ये बेइज्जती, कौन व्यक्ति रहेगा? और आज ये स्थिति मेरे साथ नहीं, पर आप जितने लोगों को ले लो कांग्रेस, जो जिनको छोड़ रही कांग्रेस छोड़ने, उनके साथ भी ये स्थिति। आप एक के ऊपर बयान देख लो लोगों की। पर इतनी कड़वाहट क्यों सिंधिया जी? प्रियंका गांधी ने हाइट तक पर कमेंट कर दिया। क्योंकि हाइट पर अब वो इतना पर्सनल कमेंट, पर वो उनका दायित्व है, उनका हक है। और मैंने कह दिया कि मध्य प्रदेश की जनता ने उनको अपना कद दिखा दिया। अब हम भविष्य और अतीत को छोड़ के वर्तमान और भविष्य की बात करें। आपकी दादी विजयराजे सिंधिया हों, बुआ हों आपकी, वो सब बीजेपी में रहीं, पर आपके पिताजी माधवराव सिंधिया ज़्यादातर समय कांग्रेस पार्टी में रहे। क्या वो कांग्रेस पार्टी में खुश थे? कुछ लोग कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री बन सकते थे 2004 में। देखिए, मैंने आपको सदैव कहा है, मेरी आजी अम्मा हूँ, मेरे पूज्य पिताजी हूँ, या मैं हूँ, सिंधिया परिवार को कुर्सी से लगाव नहीं, जनता से लगाव है, विकास के साथ लगाव है, प्रगति के साथ लगाव है। मेरे पूज्य पिताजी वो व्यक्ति थे जिन्होंने नागर विमानन मंत्री के रूप में एक एक्सीडेंट, जो उनकी जिम्मेदारी भी नहीं थी, अपना इस्तीफा दे दिया था। जिस जमाने में लोग कुर्सी पकड़ के रखते थे, और जब वो इनकार किया गया, वे अडग रहे और उन्होंने कहा नहीं, मैं अपना इस्तीफा दे के ही रहूंगा। क्या पीएम मटेरियल थे सिंधिया जी? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो चाहते थे या नहीं चाहते थे, आपको क्या लगता है? देखिए, आप उन्हें कैसे रेट करते हैं एक नेता के तौर? आप एक पुत्र से अपने पूज्य पिताजी का रेटिंग का प्रश्न नहीं करते। नटवर सिंह जी ने अपनी किताब में लिखा है। मैं वही तो मैं कह रहा हूं। हाँ। वो रेटिंग जनता देगी, विशेषज्ञ देंगे, पर पुत्र से आप ये प्रश्न नहीं कर सकते। आप तो चाहेंगे ही सबसे ऊपर जाए। क्या आज भी आप अपने पिताजी से बात करते हैं सिंधिया जी? जब कभी अकेले होते हैं, रोज बात करते हैं? क्या कहते हैं उनसे? मेरे पूजा में वे रहते हैं। रोज में जब मैं पूजा करता हूँ, मैं
अपने भगवान को पूजा करता हूँ और मैं उनको पूजा करता हूँ। आज वो आपको देख रहे होंगे, बीजेपी में इतना अच्छा करते हुए देख रहे होंगे, क्या कहते वो आपसे? सोचते होंगे ना आप, काश पिताजी होते तो। वो सदैव मुझे एक ही चीज़ कहते कि मेहनत करो, मशक्क़त करो, सत्य का रास्ता अपनाओ और सकारात्मक सोच रखो। मैंने बहुत चीज़ें उनसे सीखी हैं, बहुत चीज़ों में उनके करीब भी मैं नहीं आ सकता, कोशिश करता हूँ, लेकिन जो उनसे ज़िंदगी में सीखा है कि कभी किसी व्यक्ति के साथ गलत मत करना, कभी किसी व्यक्ति के साथ झूठ मत बोलना, जनता से के साथ सदैव करीब रहना, अपना रिश्ता निभाना, और अगर सत्यता के साथ अपना दिनचर्या निकालोगे तो रात को 5 घंटे की भी नींद मिल पाए पर चैन की नींद मिलेगी। 2001 में वो तारीख आपको याद आती है और उसके बाद का जो समय था? मैं वो तारीख याद करने की कोशिश नहीं करता। नहीं सोचते उसके बारे में? वो एक घाव है और मैं कोशिश करता हूँ उस घाव के बारे में मैं ना सोचूं। उसके बाद कैसे संभाला आपने अपने आप को? क्या उम्र थी आपकी उस समय? मैं 30 साल के थे। पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी की जिम्मेदारी, परिवार की जिम्मेदारी, उनकी विरासत की जिम्मेदारी कैसे संभाला आपने? इतनी कम उम्र? बहुत कठिन समय था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ क्षेत्र के मेरे परिजनों को जिन्होंने मेरा ढाढ़स बढ़ाया, उनके शुभचिंतकों को जो मेरे साथ खड़े रहे और मुझे ऊर्जा प्रदान की, और उसी के तहत एक शक्ति मुझे मिली और कार्य करने की एक ऊर्जा मुझे प्रदान हुआ, और जो कुछ थोड़ा भी कुछ मैं कर पाया हूँ पिछले 23 साल हो गए, उसी शक्ति, उसी ऊर्जा के बदौलत है। सिंधिया जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल इंटरव्यू। आपने इतना खुलकर, मुझे नहीं पता पहले कभी बात की है या नहीं, मुझे बहुत मज़ा आया। सब आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।